नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्वेत वामन तारे की। आप लोगों को मैंने रेड जाइंट पढ़ा दिया था, रेड जाइंट से संबंधित चीजें भी बताई थी, बहुत विस्तार से हम लोगों ने इसकी क्लास की थी। आज हम लोग श्वेत वामन तारे को समझने का प्रयास करेंगे। श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारे का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को पहले कुछ चीजें ब्रीफ करता हूं। उन चीजों से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम लोग रेड जाइंट की क्लास पढ़ रहे थे, मैंने कहा था यदि किसी तारे की प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है, यदि, नोट करते हुए चलिएगा, यदि किसी तारे का द्रव्यमान का प्राथमिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है, नोट करते हुए, सूर्य के बराबर है, तो अगर यदि किसी भी तारे का प्राथमिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर आ जाए, तब की स्थिति क्या होगी और आज की स्थिति क्या होगी? तो रेड जाइंट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होगा। तो रेड जाइंट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होगा। अब जब इसका बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये किसमें बन जाता है? ये श्वेत वामन की तरफ बनता है, अग्रसर हो जाता है। तो ये किसके रूप में बन जाएगा? ये श्वेत वामन तारे की तरफ अग्रसर हो जाता है, मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लास में यहां तक की चीजें स्पष्ट की थी। लास्ट क्लास जो आप लोगों की हुई थी, हम लोगों ने यहां पर इतनी चीजें डिस्कस की थी कि यह श्वेत वामन तारे के रूप में अग्रसर होता है और अंतरिक्ष में पदार्थ के संघनन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। आगे चलकर क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी समझ ली थी। अब इसी के आगे चीजें हम लोग करते हुए चलते हैं। अब सपोज करो यहां पर आपके रेड जाइंट तारे का निर्माण हो गया। यदि कहा जाए कि ये आपका रेड जाइंट तारे का निर्माण हुआ, ये रेड जाइंट तारा क्या हुआ? यहां पर जो आपका लास्ट स्टेज थी वहीं से हम लोग चलते हैं। कोई तारा जब रेड जाइंट अवस्था में पहुंच जाता है, रेड जाइंट तारा जब कोई तारा रेड जाइंट अवस्था में पहुंच जाता है तो पहली अवस्था कि ये तारा जो है, ये जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये स्टार किस अवस्था में है? रेड जाइंट की अवस्था में पहुंच चुका है। अब यहां से हम लोगों को सोचना है कि इसका भविष्य, अगर इस तारे की हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा।
अब ये इस रेड जाइंट तारे का जो द्रव्यमान है या इसका भविष्य निर्धारित करेगा। क्या करेगा? ये द्रव्यमान है जो रेड जाइंट तारे का द्रव्यमान है वह ही यह निर्धारित करेगा कि यह तारा क्या बनेगा, यह तारा क्या आगे चलकर बनने वाला है। तारा आगे चलकर बनने वाला है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी तारे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका ये द्रव्यमान होता है, यही उसके भविष्य को भी निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि इसके भविष्य को कोई और निर्धारित करे। तो किसी भी तारे की बात होगी तो तारे का द्रव्यमान ही उसका भविष्य निर्धारित करता है। यदि जब रेड जाइंट तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य होगा, तो यदि इस तारे का द्रव्यमान रेड जाइंट तारे का द्रव्यमान मान, अब यहां पर बात आई किसके बराबर की बात कर रहे हैं हम लोग? सूर्य के बराबर। किसके बराबर की बात कर रहे हैं हम लोग? सूर्य के बराबर हो। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, तो अब देखिए ये आपका क्या है? रेड जाइंट तारा है। ये आपका रेड जाइंट तारा है, इसका एक द्रव्यमान होगा, एक सूर्य का द्रव्यमान होगा। अब दोनों के द्रव्यमान की यहां पर बात करते हैं, तो यदि दोनों के द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर ही इस रेड जाइंट तारे का भी द्रव्यमान है, तो वह अपना बाहरी प्रसार खो देगा। जो इसका बाहरी विस्तार हुआ है, जो मैंने उसमें क्या बताया था, जब रेड जाइंट तारा बनेगा तो वो विस्तारित तो होता चला जाता है। उसके बाहरी आवरण में अपने आप को संतुलित करने के लिए रेड जाइंट तारा अपने बाहरी आवरण का विस्तार कर देता है, जिससे इस रेड जाइंट तारे को आपको दानव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दानव तारा भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्या करेगा? अपने बाहरी आवरण को खो देगा। तो रेड जाइंट तारा यदि इसके बराबर है तो रेड जाइंट तारा अपने अपने इस बाहरी आवरण को तारा अपने बाहरी आवरण को खो देगा। कॉमन सी बात है कि ये रेड जाइंट तारा अपने बाहरी आवरण को अब क्या कर देगा? खो देगा। क्यों खो देगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि इसका द्रव्यमान किसके बराबर है? सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है।
और ये अपने बाहरी आवरण को खो देगा। जब ये अपने बाहरी आवरण को खो देगा यहां पर, तो समझने वाली बात यहां पर ये है कि जब ये अपने बाहरी आवरण को, ये भी इसका बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, अब इसने बाहरी आवरण खो दिया इस रेड जायंट तारे ने, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास अपना स्वयं का कोर बचा, केंद्र बचा। अगर ये बाहरी आवरण की बात करें तो बाह्य क्षेत्र, तारे का बाह्य क्षेत्र होता है और तारे का केंद्रीय क्षेत्र होता है। तारा दो भागों में विभाजित होता है, एक तो बाह्य और दूसरा केंद्र। किसमें होता है? तारे की यदि हम लोग बात करेंगे, तारा दो भागों में विभाजित होगा, एक तो बाहरी क्षेत्र, किसी भी वस्तु की बात कर ले तो बाहरी क्षेत्र होगा और एक केंद्रीय क्षेत्र होगा। बाहरी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र दो तरह के क्षेत्र पाए गए तारे में भी। नॉर्मल सी बात है, ये केंद्रीय स्थिति इसकी बात करें तो यहां पर ये जो है ये कैसा है? ये केंद्रीय स्थिति है इसकी, और ये इसका बाहरी आवरण है। जब इसका बाहरी आवरण समाप्त हो गया इस तारे का, तो ये तारा कैसा हो गया? अब केवल इसका केंद्रीय भाग बचा हुआ है। तारे का केंद्र बचेगा। अब यहां पर समझते चलो, तारे का क्या बच रहा? केवल और केवल केंद्र बच रहा है तारे का। ठीक, अब जब तारे का केंद्र बचेगा तो यहां पर समझने वाली बात है, अब जब तारे का केंद्र बचेगा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सोचो, कोड बचा है, इसका केंद्रीय भाग बचा, तो इसमें क्या है? कोड में अगर हम लोग देखें, कोड हीलियम गुरुत्वाकर्षण, हीलियम यहां पर आपके इस तारे के केंद्र में क्या बचा हुआ है? केंद्र में हीलियम है। इस केंद्रीय भाग में तारे के, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसे कह रहे हैं गुड इवनिंग अली रजा, कैसे हो? ठीक, तो जब यहां की बात करेंगे कि हीलियम कोड में जब बचा रह जाएगा तो ये क्या करेगा? जब हीलियम बचा है तो हीलियम में संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर क्या बचा तारे में? अब जब इसका बाहरी आवरण हट गया, अब इसके पास केवल और केवल हीलियम पदार्थ बचा। हीलियम का अब द्वितीय, जब केंद्रीय भाग में हीलियम बचेगा तो निश्चित रूप से इस अवस्था में हीलियम का संकुचन होगा। इस अवस्था में हीलियम का संकुचन होगा। मतलब हीलियम का संकुचन का मतलब क्या हुआ? यहां समझो, हीलियम के संकुचन के मतलब की बात करें तो ये जो तारा आप लोगों को दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो हीलियम बचा हुआ है वो अब संकुचित होने लगा। क्या होने लगा? यहां पर हीलियम अब संकुचित अवस्था की तरफ अग्रसर। क्लियर? अब ये संकुचन की स्थिति उत्पन्न करेगा यहां पर हीलियम, और जब ये क्रोड अत्यधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक जब संकुचित होगा तो सघन पिंड में संकुचित होने लगेगा। अभी जैसे ये विस्तारित था, अब द्वितीय चरण में यहीं पर जब ये क्रोड होगा तो ये कैसा हो जाएगा? अत्यधिक संकुचित अवस्था में परिणत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक संकुचित अवस्था में
परिणित हो जाएगा। भाई कोई भी वस्तु है उसमें संकुचन की जब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वो चारों तरफ से कैसा हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो जब किसी भी वस्तु में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसके जितने भी अणु बाहर हैं वो उसको चारों तरफ से कवर करते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये संकुचन की प्रक्रिया हुई है ये किसके कारण हुई है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो हीलियम के गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके, हीलियम के। अब यहां पर जैसे आप लोगों के माइंड में आता है कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कहां से, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हीलियम का था। और जब किसी भी चीज को संकुचित किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, चारों तरफ से दबाया जाता है तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, अत्यधिक सघन हो जाएगी। और जब अत्यधिक सघन अवस्था हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब पुनः ये आपकी सघन स्थिति में परिणित होगा तो क्या हो जाएगा, क्रोड का ताप पुनः बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि यहां पर जब संकुचन की ये क्या हुआ, अत्यधिक संकुचन की अवस्था। इसका मतलब है कि अब क्रोड का ताप या केंद्र के ताप में पुनः वृद्धि होगी। अब केंद्र के ताप में पुनः वृद्धि होगी। अब केंद्र के ताप में पुनः वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जो अणु अभी बाहर फैले हुए थे उन अणुओं को संजो लिया गया। अब जब यह पुनः केंद्र में ताप में वृद्धि हुई और जैसे ही ताप में वृद्धि होगी तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, याद करो जो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि जब अणु एक साथ संघनित हुए थे तो ताप में वृद्धि हुई, आपस में घर्षण के कारण, उन अणुओं के आपस में फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर -173 डिग्री से 107 डिग्री तक आपने पहुंचा दिया था। किसके संगठन के कारण, उनके घर्षण के कारण टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ और संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यहां पर संलयन की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई थी। अब केंद्र में क्या हो गया, जब संकुचन हुआ अणुओं का तो यहां पर पुनः संलयन की, पुनः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब याद रखो आपका संघनन हुआ, यहां संकुचन हुआ, संकुचन अत्यधिक सघन अवस्था की तरफ बढ़ा, सघन अवस्था से पुनः क्या हुई, ताप में वृद्धि हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई। अर्थात ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किसमें आ रही है, दूसरी अवस्था में आ रही है। ये नाभिकीय संलयन की, जब हम लोग इस पुनः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण होगा। क्या होगा, द्वितीय चरण होगा। याद रखना है, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण होगा, प्रथम चरण नहीं होगा। क्योंकि प्रथम चरण कहा हुआ था जब तारे का निर्माण हो रहा था प्रोटो स्टार से तारे की तरफ, तो वो प्रथम चरण की प्रक्रिया थी। यहां पर द्वितीय चरण की प्रक्रिया है। तो यहां पर क्या होगा, हीलियम भारी पदार्थों में परिवर्तित होगा। क्या हो जाएगा, अब हीलियम जो है यहां पर जो केंद्र में उपस्थित, जो केंद्र में उपस्थित हीलियम है, जो केंद्र में उपस्थित हीलियम है, वो कहां पर,
वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? वो भारी पदार्थों या भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा। वो भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न आया कि भारी तत्व कौन से हैं, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि हीलियम का परिवर्तन अब जो होगा वो किसमें हो जाएगा? भारी तत्व जैसे कार्बन में परिवर्तित होंगे। किसमें हो जाएंगे? कार्बन में परिवर्तित होगा, कार्बन में परिवर्तित होगा, वर्तित होगा। क्लियर कट मामला कि भारी तत्व एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, वो आपके किस में परिवर्तित हो रहा है? आपके इस तत्व के रूप में, अर्थात वो कार्बन में परिवर्तित हो रहा, और कार्बन में परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहां पर अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी। किस में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी? इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौर से जब आपका स्टार गुजरेगा तो यहां पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यहां पर क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद ही संपूर्ण हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में कुछ समय पश्चात ही संपूर्ण हीलियम किस में परिवर्तित हो जा रहा है? हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हुआ? संपूर्ण हीलियम जो था आपका कार्बन में परिवर्तित हो गया। अब भाई बता, जब संपूर्ण हीलियम भी कार्बन में परिवर्तित हो गया तो अब क्या होगा? अब पुनः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, पुनः नाभिकीय संलयन रुक जाएगा। संलयन रुक जाएगा। अब ये लास्ट स्टेज की तरफ हम लोग समझे। यहां पर क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन पुनः रुक गया। अब क्या होगा? जब नाभिकीय संलयन रुक जाएगा, वैसे ही तारे के भीतर उत्पन्न हुई ऊर्जा, जो आपने इस गरीब को ऊर्जा प्रदान की थी, इस तारे को जो ऊर्जा मिली थी, वो ऊर्जा तुरंत बंद हो जाएगी। वैसे ही तारे को प्राप्त ऊर्जा बंद हो जाएगी, मतलब अब जैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुकी, वैसे ही ऊर्जा भी यहां पर रुक जाएगी। क्लियर कि नाभिकीय संलयन उधर रुका और इधर आपके इस तारे की ऊर्जा भी बंद हो गई, और जैसे ही बंद हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके पश्चात की स्थिति कैसी होगी? जैसे ही ऊर्जा बंद हुई तारे की, अब यहां पर तारे की क्या हो गई? यहां पर नाभिकीय संलयन रुका, संलयन
रुका, रुकने के बाद क्या हुई, यहां से इसको क्या मिल रही थी, ऊर्जा प्राप्त, स्टेप में समझ, ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। अब जैसे ही ये रुकेगा तो ऊर्जा भी कट हो जाएगी, और जब ऊर्जा कट हो जाएगी तो ये जो विस्तार है, ये नाभिकीय, इसका जो विस्तार है, फैलाव है, ये फैलाव है ना, ऊर्जा यहां पर रुकी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तारे की भी ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे की ऊर्जा बंद। अब बंद, लेकिन तारा तो भैया फैला हुआ आदमी है। अगर आप लोग देखेंगे तो केंद्र जो था उसका भार के कारण क्या हो जाएगा, अभी तक ये फैला हुआ था, अब यह पुनः सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। क्रोड पुनः अपने भार के कारण, अपने भार के कारण सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। कर देगा। पॉइंट क्लियर। जैसे ही ये नाभिकीय संलयन रुकी, ऊर्जा रुकी, अब भैया के पास कोई भी अपनी एनर्जी नहीं है। अब ये क्या करेगा, जो फैला हुआ था उसको धीरे 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 फिर से सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और जब यह सिकुड़ेगा, जब यह सिकुड़ेगा, यह सिकुड़ने की स्थिति निर्मित करेगा, तो यह श्वेत वामन बन जाएगा, प्रारंभ करेगा। आगे चलकर यही, आगे चलकर यह श्वेत वामन के रूप में, वामन के रूप में परिणित हो जाए। या श्वेत वामन बन जाएगा। यही स्टार जिसको आप लोग देख रहे हैं, यही स्टार आगे चलकर संकुचित अवस्था में पुनः पहुंचेगा। जब संकुचन होगा तो यही आगे चलकर क्या हो जाएगा, श्वेत वामन के रूप में पहुंचेगा। और श्वेत वामन के रूप में आगे पहुंचने के बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे आप लोगों के सुपरनोवा तारा और न्यूट्रॉन स्टार पर, इनका निर्माण कैसे होता है, सुपरनोवा तारे का निर्माण कैसे होता है, न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण कैसे होता है, इन सब टॉपिक पर मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज श्वेत वामन का टॉपिक था। आज हम लोगों ने श्वेत वामन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, चीजें स्पष्ट हैं। आगे की चीजें और आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू। मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।